आपसे मेरा सवाल होगा प्रतीक जी, जैसे कि पहले 12% टैक्स था, जीएसटी था, उसमें आईटीसी मिलता था। अब 5 और 1 जब से हुआ है तो उसमें आईटीसी नहीं है। तमाम बार हम कई डेवलपर संगठन से भी बात करते हैं, क्रेडाई से, नरेटको से बात करते हैं, तो उनका कहना था कि दोबारा से आईटीसी शुरू होना चाहिए क्योंकि काफ़ी नुकसान होते हैं, कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो जाएगा उससे। लेकिन बंद भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर ने ही करवाया था, ये ऐसा कहा जाता है। अब कितना सच है कितना नहीं वो तो आप जानते होंगे बेहतर। क्या आईटीसी दोबारा शुरू होने से, अगर शुरू होता है तो कंज्यूमर को फ़ायदा मिलेगा? जैसा कि मनी सर ने कहा कि आईटीसी डेवलपर तो काट लेता था लेकिन वो पास ऑन नहीं हो पाता था। देखिए, कोई भी टैक्स सिस्टम जब आप बनाते हैं उसमें, और जीएसटी में इनपुट क्रेडिट एक फंडामेंटल है। अब गवर्नमेंट के अपने रीजंस रहे होंगे आईटीसी नहीं देने का, बट ये सही प्रैक्टिस नहीं है मेरे ख्याल से। तो अगर इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही है कि उनको ऑप्शन मिलना चाहिए आईटीसी का, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उस पर सोचना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक मुझे ऑप्शन दे दें कि मैं 12% जीएसटी पे करना चाहूँ विद इनपुट क्रेडिट तो पे कर सकता हूँ, मैं 5% चाहूँ विदाउट इनपुट क्रेडिट तो 5% का ऑप्शन दे दें। कंज्यूमर के लिए फायदा होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का रियल एस्टेट है। क्योंकि अगर आप 5 से 12 मूव करते हैं तो 7% बढ़ गया आपका टैक्स। तो ये कस्टमर को तभी फायदा होगा जब इनपुट क्रेडिट जो है आपकी 7% से ज्यादा हो, तभी वो आपको पास ऑन करेंगे, तभी प्राइस कम होगा। अगर आप लैंड खरीद के बेचते हैं तो नहीं लगता जीएसटी, उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है। अगर आप कंस्ट्रक्ट करके बेचते हैं, उसका कस्टमर जो है हमारा पहले ही आ जाता है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बीच में कस्टमर आता है तो आप जीएसटी पे करते हैं। अगर मैंने फ्लैट बना के रखा हुआ अपने पास, उसके बाद सेल किया तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। और स्टैंप ड्यूटी हर एक सेल पे लगती है। आज मैंने 50 लाख रुपए का कोई फ्लैट खरीदा, कल को मैं उसको 1 करोड़ में बेचूंगा, अगर मान लीजिए 4-5 साल बाद, तो 1 करोड़ पे दोबारा स्टैंप ड्यूटी देना होगा। एग्जैक्टली। तो स्टैंप ड्यूटी को बचाने के लिए लोग तरह तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं। कैश कंपोनेंट इकोनॉमी में बढ़ता है। वो आई थिंक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि पूरे के पूरे सेक्टर को आप जीएसटी में लेके आए, लेकिन उसके लिए आपको अभी स्टेट्स के पास राइट है स्टैंप ड्यूटी वगैरह की, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लिकेशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये होगा कि आप जीएसटी पूरे पूरे सेक्टर पे लेके आए और पार्शली नहीं लगाएं। अभी तो कंसेंसस नहीं है कि जीएसटी में लाया जाए। तब तक गवर्नमेंट शायद ये एक्सप्लोर कर सकती है कि अगर मैंने 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर स्टैंप ड्यूटी पे करा और फिर 150 का बेचा, क्या मैं सिर्फ 50 रुपए पे ही स्टैंप ड्यूटी पे करूं? तो उसमें अगर अबेटमेंट का कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, क्योंकि जीएसटी का कुछ कॉम्पोनेंट 50% तो स्टेट को जा ही रहा है। बिल्कुल। और इसमें ये एग्जामिन करने की बात है कि अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट तो उसमें रेवेन्यू का नुकसान कितना होगा। ठीक। क्योंकि क्या होगा कि अगर प्रॉपर्टी बाहर बेचते हैं तो उसमें लोग अग्रीमेंट कराएंगे, फॉर्मल उसमें होगा और उसमें कैश कंपोनेंट वगैरह कम होगा, तो शायद मुझे लगता है रेवेन्यू का नुकसान उतना नहीं हो। इसमें एक और चीज़ है सर, ओपन मार्केट वैल्यू की भी जो व्याख्या है वो भी बड़ी जटिल है। मैं देख रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में ओपन मार्केट वैल्यू की जो परिभाषा है वो समझना बहुत कठिन है। अगर हम देखें तो कई फैक्टर्स इसमें होते हैं, खासकर बार्टर ट्रांजैक्शन में। तो ये जो परिभाषा है इसको आसान कैसे किया जा सकता है? मुझे लगता है कि सर्कल रेट का कॉन्सेप्ट, स्टैंप ड्यूटी के लिए बोल रहे हैं आप, राइट? बिल्कुल, लेकिन सर्कल रेट और जो सेल रेट होता है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। हाँ। कोई खरीद रहा है माल किसी और भाव पे और सर्कल रेट कुछ और भाव पे, तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? इसलिए उन्होंने सर्कल रेट बढ़ाया है क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं उस प्राइस पर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो इसलिए सर्कल रेट बढ़ाया। और सर्कल रेट मुझे लगता है कि बहुत केसेस में कम है। ठीक बात है। प्रतीक सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हम जो देख रहे हैं नया टैक्स बिल जो आ रहा है उसमें सबसे बड़ी बात हो रही है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो आम टैक्स पेयर है उसके लिए अभी भी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं टैक्स जो भर रहा हूं वो मैंने ठीक भरा है कि नहीं भरा है। जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी भरने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ मैंने गड़बड़ भर दिया है कि वापस नोटिस हमारे पास आ जाएगा। तो जो टैक्स पूरा स्ट्रक्चर है वो इतना डरावना क्यों है? अगर हमारे पास भी एक छोटा सा नोटिस आ जाता है तो हमें लगता है कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया कि ऐसा तो नहीं कि घर की कुर्की हो जाएगी। आमतौर पर लोगों में यही ख्याल आता है। तो जो टैक्सेशन है वो फ्रेंडली क्यों नहीं है? मुझे लगता है व्यू डिफरेंट है। मुझे लगता है कि ऐसा है फ्रैंकली। अगर आप 15-20 साल पहले बोलते शायद मैं मानता आपकी बात, इवन 10 साल पहले। अब वो तो गवर्नमेंट ने काफी सिंप्लीफाई कर दिया। आप देखिए न्यू इनकम टैक्स स्कीम है जिसमें आपको कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता, वो तो फ्लैट है, राइट? उसमें टैक्स की दर भी काफी कम कर दी है। आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि 80 से 90% जो रिफंड्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली प्रोसेस आते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में आपको रिफंड आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अगर ऐसी फीलिंग है लोगों में तो क्यों है समझना पड़ेगा। थोड़ा
एजुकेशन करने की जरूरत है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने तो काफी काम किया है इसके ऊपर। मेरा सवाल यही है कि जो कॉमन ब्रांड के यूज को लेकर विवाद होते हैं उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? वो एक मुद्दा है जो जीएसटी में आया है, जो पहले नहीं था कि उसमें अब डिफरेंट स्टेट्स में जो आपके डिफरेंट ऑफिसेज हैं उसको आप अलग अलग एंटिटी मानते हैं। तो अगर मैं कॉमन एक ब्रांड यूज कर रहा हूँ और उसको दूसरी स्टेट बोलती है कि भाई इसको क्रॉस चार्ज होना चाहिए क्योंकि सम ब्रांड जो है वो दूसरे स्टेट के तहत है, उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन अभी लेके आए हैं। अगर आपको दूसरे स्टेट में फुल आईटीसी क्रेडिट मिल रहा है तो आप ब्रांड की कुछ भी वैल्यू करें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है क्योंकि आपको आईटीसी नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। तो ये एक प्रॉब्लम है रियल एस्टेट में। इसमें गवर्नमेंट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है कि ब्रांड को आप कैसे वैल्यू करेंगे उसके बारे में बताएं, या फिर ये बोलें कि भाई ब्रांड जो है, अगर आप एक ही ब्रांड को अगर डिफरेंट स्टेट में यूज कर रहे हैं तो इसको हम सर्विस नहीं मानेंगे। Okay. इसमें काफी डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। होपफुली आने वाले कुछ समय में इसमें कुछ होगा।